अच्छा, ये सब माल आ गया, हम्म स्टोर हो गया, गिन लिया। हम्म लेकिन पैसे का क्या? हम्म इसका वैल्यू कैसे तय होता है? और फाइनेंसेस का क्या कनेक्शन है? मटेरियल में वैल्यूएशन और ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन की बात थी। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल लिंक है। मटेरियल वैल्यूएशन तय करता है कि आपके स्टॉक में रखे हर आइटम की कीमत क्या मानी जाएगी। दो मेन तरीके हैं। कौन से? पहला है स्टैंडर्ड प्राइस, जिसमें मटेरियल की एक फिक्स कीमत तय कर दी जाती है। मान लीजिए 1 साल के लिए रॉ मटेरियल 100 रुपए किलो। अच्छा, फिक्स्ड रेट। हाँ, अगर असल खरीद कीमत कम या ज़्यादा हुई तो वो फर्क एक अलग अकाउंट में चला जाता है। ये फिनिश्ड गुड्स के लिए ज़्यादा यूज होता है। और दूसरा? दूसरा है मूविंग एवरेज प्राइस या MAP। इसमें कीमत हर GR या बिल वेरिफिकेशन के बाद बदल सकती है। सिस्टम कुल स्टॉक वैल्यू को कुल क्वांटिटी से डिवाइड करके एवरेज निकालता है। तो ये बदलता रहता है? हाँ, जैसे ही नया माल अलग रेट पर आया, एवरेज बदल जाएगा। ये कच्चे माल के लिए ज़्यादा यूज होता है, जिनकी कीमतें बदलती रहती हैं। अच्छा, और ये तय कौन करता है कि S लगेगा या V? ये कंपनी की पॉलिसी और मटेरियल टाइप पर निर्भर करता है। ये एक अहम फैसला है क्योंकि इसका असर प्रॉफिट रिपोर्टिंग पर पड़ता है। और वो ऑटोमेटिक अकाउंट वाली बात? हाँ, वो तो जादू है। ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन, ये MM और FI फाइनेंस के बीच का ऑटोमेटिक कनेक्शन है। कैसे? जब भी MM में कोई ऐसा काम होता है जिसका पैसे पर असर है, जैसे GR हुआ या IV हुआ, तो सिस्टम पीछे ही पीछे खुद ब खुद सही फाइनेंशियल GL अकाउंट में डेबिट क्रेडिट एंट्री पास कर देता है। बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के? बिल्कुल। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में रूल सेट होते हैं। OBYC एक फेमस ट्रांजैक्शन कोड है इसके लिए। ये बताता है कि किस मूवमेंट टाइप या ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा अकाउंट हिट होगा। वाह, मतलब MM वाले अपना काम करें, अकाउंटिंग अपने आप होती रहेगी। हाँ, एक हद तक। इससे मैनुअल काम और गलतियां बहुत कम हो जाती हैं। FI टीम का काम आसान हो जाता है। ये तो बहुत एफिशिएंट है। लेकिन क्या बड़ी खरीदों पर कोई रोक टोक, कोई अप्रूवल सिस्टम भी होता है? मान लीजिए बहुत महंगी मशीन खरीदनी है, मटेरियल में रिलीज स्ट्रैटेजी का जिक्र था। बिल्कुल होता है। बिना कंट्रोल के तो बजट बिगड़ जाएगा। यहीं पर रिलीज स्ट्रैटेजी या अप्रूवल प्रोसेस काम आता है। ये क्या होता है? इसे आप PR और PO दोनों पर लगा सकते हैं। मतलब एक तय वैल्यू से ज्यादा की खरीद या खास तरह की खरीद के लिए उसे आगे बढ़ाने से पहले मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी किससे? अलग अलग लेवल से, जैसे पहले मैनेजर, फिर डिपार्टमेंट हेड, फिर फाइनेंस हेड, शायद CEO तक। हर कोई सिस्टम में जाकर इलेक्ट्रॉनिकली अप्रूव करता है। अच्छा, डिजिटल अप्रूवल। हाँ, जब तक सारे अप्रूवल नहीं मिलते, PO वेंडर को नहीं जा सकता या PR से PO नहीं बन सकता। ये खर्च पर लगाम रखने का तरीका है। लेकिन इसमें देर भी तो हो सकती है। हाँ, अगर प्रोसेस बहुत लंबा बना दिया तो जरूरी खरीद में देरी हो सकती है। तो बैलेंस बनाना पड़ता है। समझ गई। और कुछ खास तरह की खरीद प्रक्रियाएं भी थीं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, STO, कंसाइनमेंट, थर्ड पार्टी। ये नॉर्मल P2P से अलग कैसे हैं? हाँ, ये कुछ स्पेशल सिनेरियो हैं। हमने बात की थी, आप वेंडर को कच्चा माल देते हैं, वो प्रोसेस करके तैयार माल देता है, आप सिर्फ प्रोसेसिंग फीस देते हैं। MM ट्रैक करता है कितना माल गया, कितना आया। हाँ, वो इंजन वाला उदाहरण। बिल्कुल। फिर है स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर। ये कंपनी के अंदर ही एक प्लांट से दूसरे प्लांट माल भेजने के लिए है। अच्छा, इंटरनल ट्रांसफर। हाँ, पर ये सिर्फ ट्रांसफर नहीं, एक तरह की इंटरनल खरीद बिक्री है। भेजने वाला प्लांट बेचता है, पाने वाला खरीदता है। डिलीवरी डॉक्यूमेंट बनते हैं, GR होता है। ओके। कंसाइनमेंट, वेंडर का माल आपके पास, पेमेंट इस्तेमाल करने पर। थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट, आप ग्राहक से ऑर्डर लेते हैं पर माल सीधा वेंडर से ग्राहक को भिजवा देते हैं, माल आपके पास आता ही नहीं। ड्रॉप शिपिंग जैसा। अच्छा, ये सब भी MM संभाल लेता है। हाँ, दूसरे मॉड्यूल्स के साथ मिलकर। तो इसका मतलब ये सब सिर्फ MM के अंदर ही नहीं हो रहा, इसका फाइनेंस, सेल्स, प्रोडक्शन सबसे गहरा कनेक्शन है। मटेरियल में इंटीग्रेशन पर बहुत जोर था। यही तो SAP की असली ताकत है, इंटीग्रेशन। MM अकेला खड़ा नहीं है, वो दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। जैसे किसके साथ सबसे ज्यादा? MM और FICO, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। ये तो सबसे टाइट लिंक है। हर पैसे वाली मूवमेंट का असर सीधा FI में, वेंडर पेमेंट FI से, मटेरियल कॉस्ट CO में प्रॉफिट एनालिसिस के लिए। ठीक है। MM और SD, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स ऑर्डर आने पर SD MM से पूछता है माल है या नहीं, अवेलेबिलिटी चेक। थर्ड पार्टी सेल्स में SD ऑर्डर से MM में PO बन सकता है। सेल्स रिटर्न का माल MM के थ्रू स्टॉक में आता है। MM और PP,
प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन के लिए कितना कच्चा माल चाहिए ये पीपी बताता है एमआरपी। जरूरत के हिसाब से एमएम या तो स्टॉक से माल देता है या खरीदने के लिए पीआर बनाता है। माल बनने के बाद पीपी एमएम में जीआर करवाता है। इसे एक उदाहरण से समझे, मान लीजिए कार बनानी है। हाँ, तो पीपी बताएगा कितने टायर, इंजन चाहिए। अगर नहीं है तो एमएम खरीदेगा। माल आने पर जीआर एमएम, प्रोडक्शन वाले इशू करवाएंगे एमएम, कार बनने पर जीआर एमएन, और इन सब के फाइनेंशियल इम्पैक्ट एफआई में ऑटोमेटिक। बिल्कुल एकदम सही पकड़ा आपने। ये जाल की तरह सब जुड़ा हुआ है, डेटा कंसिस्टेंट रहता है, प्रोसेस स्मूथ, मैनेजमेंट को रियल टाइम जानकारी मिलती है।